हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज करने वाले हैं यार क्लास 12 फिजिक्स का जो पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसको निपटाएंगे 10 मिनट के अंदर। और इसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इस रिवीजन में हम इसमें चैप्टर में जो भी चीज़ दी गई है सीबीएसई के द्वारा वो सारे कवर करेंगे। उनके फॉर्मूला देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, की पॉइंट्स देखने वाले, साथ में डायग्राम्स देखने वाले बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके जो लेक्चर नोट्स हैं बेटा वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है। और साथ में अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सुनील जांगड़ा .com के नाम से, या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो रहेगा सुनील जांगड़ा के नाम से, ये ऐप रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अच्छा, एक और चीज़, इस मैग्नेटिज्म मैटर का डिटेल्ड वन शॉट, इसके 30 मिनट रिवीजन वीडियो, इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देख लेना एक बार। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यार मैग्नेट क्या होता है ना। तो इसके जो मैग्नेट हम मतलब वो दो तरीके से पढ़ रहे होंगे, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर देती है, ठीक है, जैसे कि ओर ऑफ आयरन हमें मिल रहा होता है नेचर से। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं। अच्छा, मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको अपनी तरफ। और जब इनको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो ये नॉर्थ और साउथ में आके ही रुकते हैं बेटा जी, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट मैंने बताया कि ये हम खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। और ये एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि ये हॉर्स शू है और बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, जैसे कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या करता है भाई, जैसे कि आयरन फीलिंग में अगर हम डालेंगे मैग्नेट को तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और आप देखोगे कि जो बार मैग्नेट के सिरे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा जो है फीलिंग्स जो है चिपकी होगी, ओके, कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो अट्रैक्टिव पावर जो है मैग्नेट की वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे? दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे। जैसे ये है, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं बेटा जी? पोल्स बोलते हैं। मतलब आपकी जो अट्रैक्टिंग पावर है मैक्सिमम होगी। ये जो मैक्सिमम पावर बोली जाती है ये पोल की बोली जाती है, और इसको हम पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जैसे अभी बताया कि अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ में आके ही रुकने वाला है। मैग्नेटिक मोनोपोल जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब भी आप किसी मैग्नेट को तोड़ोगे तो उसके दो पोल बनते ही जाएंगे, ठीक है। और लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जो डिफरेंट नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व होती है भैया, मतलब कॉन्टिन्यूस लूप होती हैं। और इन लाइन पे अगर हम कहीं पे किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट पे हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है उस पॉइंट के लिए। और लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे कोई एरिया आपने कंसिडर किया और उस एरिया में से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन क्रॉस हो रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखेंगे कि दो डायरेक्शन हमें मिल रहे होंगे, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन ले सकते हैं। तो हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे और एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, इसमें क्या होता है कि एक सोलेनोइड होता है बेटा, ठीक है, मतलब एक आपका सोलेनोइड है। उस सोलेनोइड की वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला ये मिलता है, मतलब हम एक सिंगल रिंग की वजह से ले रहे होते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है ना, जो कि क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन में टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का 3/2 होता है। इसमें जो ये ए होता है बेटा जी वो रिंग का रेडियस होता है। तो सर यहाँ पे तो सोलेनोइड की बात हो रही है बेटा, ये मैंने क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है ये हमने एक रिंग के लिए लिखा है, मतलब सीखा है पहले, अपना चैप्टर नंबर 4 है। बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रिंग्स हमने लिए हैं तो उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट पी लिया है जो कि कितनी दूरी पे है, जो कि आर दूरी पे है, ठीक है। कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। हम क्या करते हैं कि जो सोलेनोइड है उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे फील्ड निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर इस सोलेनोइड के एक्सिस पे बहुत ज़्यादा दूर आगे जाके क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस सोलेनोइड जो होगा वो एक कोयल की तरह ही बिहेव करने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा दूर अगर चले जाएंगे तो दूर से क्या दिखेगा? एक सिंगल रिंग की तरह ही दिखने वाला है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आर बहुत बड़ा हो जाता है, किससे? उसके रेडियस से। तो रेडियस को निगलेक्ट कर देंगे बेटा जी, ठीक है। जैसे हम रेडियस को निगलेक्ट करेंगे, नीचे से निगलेक्ट करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें से करने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही निगलेक्ट करेंगे नीचे से तो ये रह जाएगा, बाकी का पोर्शन यहाँ पे आ गया। इसके साथ हमने पाई और पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आप देखोगे कि आई पाई ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया बनेगा, ठीक है। एरिया और करंट क्या बन जाएंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएंगे, ठीक है।
और नीचे आपका 2 पाई r क्यूब बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये बार मैग्नेट के एक्सिस पे निकालने का फॉर्मूला है। तो इससे पता लग जाता है कि जो भाई आपका बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह ही होता है, या सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है कि इसमें क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? एक नॉर्थ की और एक साउथ की, दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है बेटा जी, ठीक है? और बार मैग्नेट, कंपास निडल, ये सब इसके एग्जांपल रहने वाले। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखो हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसमें क्या पढ़ा था कि चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और उसका मल्टीप्लिकेशन डाइपोल लेंथ के साथ हो रहा था। तो यहाँ पे भी इनमें से कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? इसकी लेंथ का। 2l का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी, ठीक है? तो वैसे ही हो गया यहाँ पे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमेशा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है बेटा? साउथ से नॉर्थ होने वाली है। ओके। मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ क्या कहता है? ये क्या कहता है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। मतलब अगर आपने कोई एक मैग्नेट लिया नॉर्थ एंड साउथ और वहाँ पे एक उसको मतलब क्लोज कर लिया, तो भाई देखो ध्यान से कि फील्ड नॉर्थ से क्या है, फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती है, तो क्या होगा कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो कितना रहने वाला है? जीरो। यहाँ से दो बातें पता लगती हैं कि इनकमिंग फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग के फ्लक्स के बराबर होगा। दूसरा, मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेटिक नीडल हो, बार मैग्नेट हो, या करंट लूप भी एज ए डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है जिसको हम लिखते हैं एम बी साइन थीटा से। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा? टाउ के ऊपर वेक्टर एम क्रॉस बी हो जाने वाला है। एम की वैल्यू क्या होती है? एन आई ए बी होती है, ठीक है? मतलब आप इस एन आई ए होती है, ए बी नहीं होता है, एन आई ए जो है वो एरिया होता है। ओके बेटा, ठीक है। अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से दी जाती है? माइनस एम बी साइन थीटा से दी जाती है। मतलब आप इसको ये बोलो कि देखो एक मिनट, यहाँ पे नॉट एम बी, इट्स सिंपल यार, यू आएगा, यू एम बी आएगा, यू एम डॉट बी आएगा, क्योंकि कोस की फॉर्म में होती है, सो सॉरी। तो ये होगा माइनस एम डॉट बी की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इसका भी आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आप टॉर्क का मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि फॉर्मुलाज वगैरह को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अभी हम देखने वाले हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फिर डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? इनमें पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं यार जिसमें इंडिविजुअल एटम के पास डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? जीरो होती है। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब जो डाइपोल्स बनेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कम कम बनेंगे। तो आप बोलो पुअर मैग्नेटाइजेशन होगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है कि जो बी एम है वो लेस होता है किससे? बी नॉट। मतलब बी नॉट इस बाहर का फील्ड, बी एम जो है वो अंदर, मतलब मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो फील्ड बना है, ठीक है। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेटा जी? स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है, और आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप बोलोगे कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, चलो तो ये डायग्राम जो है इसको जरूर से देख लेना, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है, पुअर मैग्नेटाइजेशन, बट सेम डायरेक्शन में ही होता है। इसमें जो बी एम होगा, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा किससे? एक्सटर्नल फील्ड से। इनका ससेप्टिबिलिटी जो होती है स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी, और वेरी इन्वर्सली विद द टेम्परेचर, वेरी इन्वर्सली विद द टेम्परेचर। यहाँ से ग्राफ पता लग जाएगा इन्वर्सली, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी घटती जाएगी। यहाँ पे क्या है कि पुअर मैग्नेटाइजेशन और सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं थोड़ी, ठीक है। फेरोमैग्नेट की अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब सारा अलाइनमेंट से सेम डायरेक्शन में ही होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो फील्ड लाइंस बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे घुस रही होती है मटेरियल के अंदर। तो बीएम इज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? बाहर वाले फील्ड से। इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है, और टेम्परेचर के डिपेंड करती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे टीसी जो है वो एक टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो बन जाता है क्या? पैरा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस टेम्परेचर पे जो है जो आपका फेरो है वो पैरा बन जाते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पैरा मैग्नेट। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ओके, चलिए आगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स है बेटा। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या कहलाता है? ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आपने क्या करा? फील्ड लगाया जो आपके पास मटेरियल है उसके अलो, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटाइजेशन, मतलब उसमें डाइपोल बन रहे हैं, डाइपोल बन रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो कहलाती है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहलाती है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें
तो वो होगी बेटा जी एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जिसको एच से लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, मतलब कोई आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, वो किसी मटेरियल को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज कर रहा है उसे बोलते हैं एच। मतलब बी इज इक्वल टू म्यू एच होने वाला है। जो बी है वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो एच है वो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बेटा जी, अभी हम बात करके आए हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा जाइम या जीटा इसको बोल सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे बोला ना कि इसकी लार्ज है, इसकी कम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये है क्या, इसका मतलब है इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज। ठीक है, मतलब जिसमें हमने डाया में क्या बोला था कि नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब उसको इजिली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी हमें यही बताती है, इज ए मेजर ऑफ हाउ इजिली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है जाइम इज इक्वल टू या जीटा इज इक्वल टू आई बाई में एच होता है। आई ये रहा आपके पास, एच यहाँ से निकल जाएगा बेटा जी। ओके, चलिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी पहले भी पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इट इज द एज विद विच द मटेरियल अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट और द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए गिवन मीडियम। मतलब आपने क्या बोला कि मान लो कोई मीडियम लिया हुआ, उसमें से फील्ड लाइन किस तरीके से पेनिट्रेट होकर जा रही है, कितनी फील्ड वहां से अलाउ होंगी, तो वो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है इजीली। इट इज द एज विद विच द मटेरियल अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। रिलेटिव परमेबिलिटी का एक रिलेशन होता है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट होता है बेटा जी। ठीक है, एक रिलेशन होता है बी के बीच में, ससेप्टिबिलिटी के बीच में और एच के बीच में, जो कि क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + जीटा एच। अब इसमें ये जो म्यू नॉट 1 + जीटा में, इसको हम म्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ये भी बोलते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है बेटा जी। तो बस यही था आज इस चैप्टर में। बिल्कुल थोड़ा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, 3 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो 10 मिनट में हमने इसको रिवाइज कर लिया अच्छे से। इसका डिटेल वन शॉट, इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसका 30 मिनट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है बेटा जी, तो एक बार जरूर से देख लेना। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।